किताब के साथ हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही खूबसूरत किताब है, अपने दौर की मशहूर मारूफ किताब कई लिहाज से। किताब का नाम है द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीवन कवी की किताब है, 1991 में पब्लिश हुई थी। इस लिहाज से इंपॉर्टेंट किताब है कि ये एक जर्नली हमें बताती है कि कौन से बिहेवियर है इन जनरल हमारे अंदर आना चाहिए, जो हमें एक प्रोफेशनली भी और इन जनरल पर्सनली भी हमें ज़िंदगी में कामयाब कर सके। अच्छा, किताब की कामयाबी का अंदाज़ा आपको हो जाएगा इस बात से कि ये किताब जब छपी थी 1991 में, उसके बाद इसकी तकरीबन 25,000 कॉपीज़ बिकी। ना सिर्फ ये बल्कि कोई 50 से ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लीडर्स थे, उन्होंने स्टीवन कवी को बाज़ाब्ता इनवाइट किया कि वो उन्हें गाइड करें। 800 से ज़्यादा स्कूलों में इनकी किताब का एज ए कोर्स शामिल किया गया और टू टीच बच्चों को पढ़ाने के लिए। या 500 से ज़्यादा जो कंपनीज थी उनकी मैनेजमेंट के लिए इनकी कंपनी को बुलाया गया। इनकी कंपनी जो थी उसका नाम था फ्रैंकलिन कोविन जो कंपनी, वो कंपनी जो थी उसका रेवेन्यू का अंदाज़ा लगाइए, $500 मिलियन पर ईयर से ज़्यादा उसका रेवेन्यू था और कोई 35,000 से ज़्यादा उसके एम्प्लॉय थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाज़ वक़्त एक किताब इंसान को क्या क्या कुछ दे देती है। अच्छा, यही किताब नहीं, और भी कई किताबें इनकी आई, मगर इससे पहले कि हम और किताबों पर जाएँ, इनकी किताबों के नामों पर ज़रा सा हम स्टीवन कवी को देख लेते हैं। स्टीवन कवी 1932 में सॉल्ट लेक सिटी में पैदा हुए थे, जो उठा एक जो वेस्टर्न स्टेट है अमेरिका की, उसका शहर है। बचपन में ये एथलीट बनना चाहते थे, मगर इनके पाँव में कुछ डिजेनरेशन थी, तो ये बेचारे बैसाखियाँ वगैरह कुछ साल यूज़ करते रहे और उसके बाद इनका माइंड चेंज हुआ और फिर स्कूल में स्पीच और डिबेट और उसमें शामिल होते चले गए, तो इन जनरल इनका जहन दूसरी तरफ चला गया। बड़ी मजहबी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, यानी एक मखसूस किस्म की मिशनरी होती है जिसको हम मॉर्मन मिशनरी कहते हैं, उससे इनकी फैमिली कनेक्टेड थी, कैथोलिक फैमिली थी। शुरू में इन्होंने बैचलर किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, वहीं यूनिवर्सिटी कोटा से। उसके बाद फिर ये ग्रेट ब्रिटेन चले गए, यानी अपने इंग्लैंड चले गए। वहाँ जाकर ये अपने मिशनरी के काम में लगे रहे, जो भी इनका चर्च का काम था। वहाँ से जब ये लौटे तो इनमें कुछ चेंज आया और इन्होंने सोचा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूं और जो चर्च से मुताल्लिक़ जो लीडर्स थे उनकी टीचिंग के लिए काम करूं। उसके बाद फिर उन्होंने मास्टर्स किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उसी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि इनके बैकग्राउंड फैमिली का जो था वो कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस से मुताल्लिक़ था। उसके बाद फिर ये आयरलैंड गए, फिर वहाँ जाकर मिशनरीज के लिए काम किया, बाज़ाब्ता वहाँ प्रेसिडेंट हो गए, कोई कैथोलिक जो प्रोटेस्टेंट चर्च वगैरह थे। उसके बाद फिर लौटे, फिर उन्होंने डॉक्टरेट किया और ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी जो थी वहाँ से किया 1970 में, और इनका जो थीसिस था उसका नाम था सक्सेस लिटरेचर इन अमेरिकन हिस्ट्री। एनीवे, तो ये खासा कुछ नज़र आता है। 2012 में इनका किसी मोटरसाइकिल या साइकिल से कोई एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद कई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई और यूँ उनकी डेथ हो गई। ज़िंदगी में कई बड़े काम किए, बहुत अवार्ड्स मिले इन्हें, बड़ा नाम हुआ, बड़े पैसे वाले हुए। किताबों के नाम मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मुमकिन है कि कुछ किताबें आपको अच्छी लगी और आप पढ़ना और भी चाहें। 1994 में इनकी किताब आई थी फर्स्ट थिंग फर्स्ट। 2004 में इनकी किताब थी जो आई थी द 8 हैबिट फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस। 1990 में ही एक और किताब थी प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडरशिप, और बच्चों के लिए किताब लिखी थी द लीडर इन मी। 1 चाइल्ड एट अ टाइम भी इनकी किताब थी। अच्छा, जब डेथ हो गई 2012 में तो मरने के बाद इनकी किताब आई प्राइमरी ग्रेटनेस। तो ये इनका बैकग्राउंड था। 1996 में टाइम मैगजीन के टाइटल पर इनकी तस्वीर आई थी, जो 25 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैं, उसमें से ये एक है। ये सब इनका बैकग्राउंड है दोस्तों। मेरा ख्याल है एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप देख लीजिए ताकि आपका इनसे एक पर्सनल कॉन्टेक्ट डेवलप हो जाए। वापस आते हैं और फिर किताब पे बात करते हैं। You need all 4 human endowments to optimize. Self-awareness is not sufficient. In my opinion, it's focused on too much. The constant exploration of one's past and the psychic and social scarring that took place. Not that it is not helpful and useful. I think it is. But it is not sufficient. It gets imbalanced if you don't use your imagination to create something new, to find a new meaning, a new value, a new future, and to independently exercise your willpower to move toward it. But imagination is insufficient. Hitler was an imaginative person, but he had no conscience. He was very value-driven, but the values were not based on principles. It's self-awareness plus imagination
plus conscience plus independent will. The key is to take time to pause in that space, to tap into those human endowments. Self-awareness, imagination, conscience, and independent will. Then begin to act. Small, slow ways. अच्छा दोस्तों, किताब पर जाने से पहले कि वो कौन सी 7 हैबिट्स हैं जिससे हम बहुत कामयाब हो सकते हैं ज़िंदगी में, उस पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि हम बैकग्राउंड जान लें, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प किस्म की किताब है जो हमारे कैरेक्टर को डेवलप कर रही है, किस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो जो सेल्फ हेल्प का जो कॉन्सेप्ट है नया नहीं है। एंशिएंट ग्रीस के ज़माने में या एंशिएंट इजिप्ट के ज़माने में, इजिप्ट के दौर में सिबैत, SEBAYT, सिबैत कहते थे टीचिंग को। ये एक तरह की इसी तरह की चीज़ें हुआ करती थी। या मिडिल एज के दौर में भी, यानी 476 से 1300 के दरमियान के अरसे में भी इस तरह की किताबें लिखी जाती रही हैं। 1732 से 1758 के दौरान, यानी हम ज़रा सा 18वीं सदी में चलते हैं, हमें एक रिसाला नज़र आता है पुअर रिचर्ड्स एल्मेनेक के नाम से। ये पुअर रिचर्ड एल्मेनेक जो है, ये रिसाला बेंजामिन फ्रैंकलिन निकालते थे। अच्छा, बेंजामिन फ्रैंकलिन आपको याद आ गया होगा, ये जो फाउंडिंग फादर थे अमेरिका के, डिप्लोमेट थे, राइटर थे, पॉलिटिशियन थे, साइंटिस्ट थे। ये रिसाला जो है ये निकालते थे, और इसमें ह्यूमन जो हमारा जो एक इन जनरल बिहेवियर है, फॉर ऑल रीजंस, लाइक फॉर इकोनॉमिकल पार्ट, फॉर इन जनरल वर्च्यूज या अखलाकियात, और जो हमारा सक्सेस इन जनरल है ओवरऑल सोसाइटी के लिए, उसको भी फोकस करते थे। और आगे चलिए, 19वीं सेंचुरी में आपको सैमुअल इस्माइल का नाम याद आ जाएगा। सैमुअल इस्माइल की किताब थी इसी नाम से, सेल्फ हेल्प। ये किताब अपने दौर में इतनी कामयाब हुई थी कि बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा ये किताब बिकी थी। अच्छा, सैमुअल इस्माइल के नाम से आपको याद आ गया होगा उनका कोटेशन भी। उन्होंने ही कहा था कि जो कामयाबियां हैं वो असल में एटीट्यूड के चेंज करने से आती हैं, वो लॉज वगैरह के चेंज करने से नहीं आती है। और थोड़ा सा आगे देखते हैं, स्टीवन कॉवी के अलावा आपको याद आ गया होगा डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी तो हम सब बचपन में पढ़ते हैं इसको। 1888 में पैदा हुए थे, 1955 में इनकी डेथ हुई थी। डेल कार्नेगी की किताबें अक्सर और बेशतर ऐसी होती थी जो सेल्समैनशिप को बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए, किस तरह से पर्सनल स्किल्स हैं, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो वो इस किस्म के बिहेवियर के ऊपर इनकी किताबें एक ज़माने में बड़ी मशहूर हुआ करती थी। उसको इन्होंने डिनाई किया। इन्होंने कहा कि यार ये दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डेवलप योरसेल्फ। ये बड़ा सुपरफिशियल और बहुत शॉर्ट स्पैन का है। लॉन्ग स्पैन का जो एक चेंज है वो अंदर से आता है, वो और है कुछ जो इन्होंने अपनी 7 हैबिट्स में बताया। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोग थे जिनसे ये इन्फ्लुएंस भी हुए, खुसूसन पीटर ड्रंकर और विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकलिन और पीटर ड्रकर का एक अपना बड़ा बैकग्राउंड है। पीटर ड्रकर जो थे वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे। इनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था। एक ज़माने में जब 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली थी तो ये वहाँ से निकल गए थे और निकल कर ये अमेरिका आ गए। इनकी कई एक किताबें बहुत मशहूर हुई थी। कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉरपोरेशन 1946 में आई थी, अपने दौर की मशहूर किताब है। एक और साहब जिनसे बड़े मुतासिर रहे वो विक्टर फ्रैंकल हैं। विक्टर फ्रैंकल का भी अपना बैकग्राउंड है। 1940 में पैदा हुए थे, 1940 और 1942 के दरमियान ये भी अमेरिका आ गए थे, क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ था कि ये कन्फाइंड हो गए थे। ये वैसे तो डॉक्टर थे और यूनिवर्सिटी ऑफ वैना में, रोथशाइल्ड हॉस्पिटल जो थी वैना की यूनिवर्सिटी के पास ही, उसके ये डायरेक्टर थे। ये बेचारे अपने फैमिली के साथ, अपने भाइयों, अपनी बीवी के साथ फंस गए थे। हिटलर के जो जेल्स होती थी, हिटलर की जो कन्फाइनमेंट जो एरियाज कैंप्स होते थे उसमें फंस गए थे। वहाँ सबकी डेथ हो गई और ये निकल कर आ गए किसी तरह से किस्मत से। और उन्होंने फिर उसके बाद कई एक किताबें लिखी। द मैन सर्च फॉर मीनिंग इनकी मशहूर किताब थी अपने दौर की। तो ये इन लोगों से बहुत मुतासिर हुए और इन शॉर्ट डेल कार्नेगी वगैरह को इन्होंने ज़रा सा कहा कि साहब ये इट्स नॉट मोर लाइक इफेक्टिव नहीं है। दोस्तों, ये बातें हो गई इनके हवाले से। अब हम थोड़ा सा चलते हैं किताब के हवाले से बात शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बात हम और कर लें इससे पहले कि हम बाकायदा किताब के ऊपर शुरू हों। इस किताब के मेन आइडियाज़ क्या हैं? मेन आइडियाज़ किताब के पहला जो आइडिया है वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कहते हैं, ये प्रिंसिपल का मतलब यह है कि आप अंदर से चेंज होना चाह रहे हैं। अंदर से चेंज होने के लिए यू शुड हैव सम प्रिंसिपल्स इन योर कैरेक्टर। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं वो हम सब जानते हैं। फेयरनेस, सदाकत, सच्चाई, इंटीग्रिटी किसे कहते हैं हम? दयानतदारी,
या इंटीग्रिटी को हम ये भी कह सकते हैं, सालमियत वगैरह भी इसका मतलब है, लेकिन दियानतदारी, ऑनेस्टी, या फिर ह्यूमन डिग्निटी, इंसानों का जो वक़ार है, इंसानों की जो पूरी एक अज़मत है, ह्यूमन सर्विसेज, या फिर क्वालिटी, और एक पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल का मतलब क्या है, एक आपकी जो इस्तेदाद है, एक मुमकिना, जिसे हम कहते हैं ना कि एक मुमकिन इस्तेदाद, कुछ करने का पोटेंशियल, पेशेंस यानी टॉलरेंस, और इंकरेजमेंट यानी आप किसी को किस तरह से आप हौसला अफजाई करते हैं। तो ये तमाम के तमाम मेजर नेचुरल, मैं कहूँगा, लॉज हैं जो एक प्रिंसिपल कैरेक्टर की शक्ल रखते हैं। इन फिक्स्ड प्रिंसिपल्स का होना ज़रूरी है। उसकी इन्होंने बात की कि प्रिंसिपल फर्स्ट, पहली चीज़ इंसानों के अंदर इसका होना ज़रूरी है। अच्छा, ये मेन आइडिया है जो इस किताब का है। दूसरा एक और आइडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, कि टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बात शुरू ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से होगी कि किस तरह से आप अपने आप को, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, जो भी आपकी आइडियोलॉजी है, उसके आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप कह रहे हैं कि मैं इसके कंसिक्वेंसेस का रिस्पॉन्सिबल हूँ, चाहे वो नुकसान की शक्ल में हो या फ़ायदे की शक्ल में हो। यानी फ़ायदा तो बहरहाल फ़ायदा है, लेकिन नुकसान या जो कुछ भी मिलेगा उसका भी मैं जिम्मेदार हूँ। इसी तरह एक और मेन आइडिया है केयर फॉर अदर्स। ये भी तीसरा बड़ा आइडिया है इस किताब का। ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि बात जब अपने आप से निकलती है या इंडिपेंडेंस से निकलकर जब इंटरडिपेंडेंस में जाती है, तो फिर आप सोसाइटी के लिए किस तरह से इंटरेक्शन रखते हैं, सोसाइटी में आपका किस तरह से मामलात आगे बढ़ते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप की जो मैच्योरिटी है वो किस तरह से किस रुख में बढ़ रही है। केयर फॉर अदर्स इसका तीसरा मेन, जिसे कहते हैं कि तीसरा मेन आइडिया है, मेन थीम है। और चौथी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है केयर फॉर योर सेल्फ, जिसके बगैर ये तीनों चीज़ें नामुमकिन है, जिसके बगैर एक पर्सनैलिटी का जनरेट होना ही मुमकिन नहीं है। यानी उसके अंदर सब चीज़ें शामिल हैं कि किस तरह से आप अपना फिजिकल केयर करते हैं, किस तरह से अपना मेंटल केयर करते हैं, किस तरह से आप अपना इमोशनल केयर करते हैं, इवन किस तरह से अपना स्पिरिचुअल केयर करते हैं। यानी ये वही बात है कि जैसे कि मैंने कहा था कि ये एक मजहबी बैकग्राउंड के हैं, तो ये सब चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, ये चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं लेकिन बहुत कॉमन सेंस की हैं। पहली बात वही प्रिंसिपल, कि क्या प्रिंसिपल्स आपके होने चाहिए, क्या आपके अंदर शामिल होना चाहिए आपके कैरेक्टर में। दूसरी बात ये कि आप यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका जो कुछ भी है उसके आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तीसरी बात ये कि आगे जाकर केयर फॉर अदर्स, और फिर उसके बाद केयर फॉर योर सेल्फ। कहने को बड़ी आम सी बातें हैं, मगर उन्होंने जो 7 हैबिट्स बताई हैं वो भी बहुत सिंपल हैं, मगर वो किस खूबसूरती से आगे बढ़ती हैं और किस तरह से आपके कैरेक्टर क्रिएट करती हैं और कैसे मैक्सिमाइज करती हैं आपकी कामयाबियों को, वो हम देख लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। Here's to the people, pioneers searching for better. They work hard for their money, but the currency of life isn't dollars, pounds, or euros. It's love. This is who we serve. They're the inspiration behind Zoom. Whether they send money to help put food on the table or to fulfill bigger dreams, we are here for them. We are Zoom, the fast and secure money transfer app from PayPal. GTA Real Estate Investments. Pre-construction or resale. Consult trusted realtors. Get first access and incentives. Contact Khalid Aziz or Mashood Khalid, 647-865-2949. वाजिद मलिक पेश करते हैं एक और शानदार प्रोजेक्ट इन द हार्ट ऑफ टोरंटो, वेस्टर्न विलेज। ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू होम्स विद 2 bedrooms, 2 washrooms, minutes away from 401 York University and Yorkdale Mall. Exclusive brand new stainless steel home appliances included. Prices starting from only $719,900. Don't miss this wonderful opportunity. Call now 416-827-3333 or visit www.wajidmalik.com. Life is precious and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance.
RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Are you looking for a different type of realtor? Meet Sohail Khan, broker owner of Century 21 Innovative Realty Inc. You don't need to know a lot about real estate, but you do need to know Sohail Khan, who knows a whole lot about real estate. He knows contracts, negotiations, research, he knows the market, and he really knows the area. When it comes to real estate buying or selling, Sohail Khan is a know-it-all. Get to know Sohail Khan. 416-822-0305 or at sohailkhan.ca. Experience excellence. Welcome to Soho's Fashion Studio, a wonderland of designer and bridal couture, where our in-house designers will design your dream dress and our fashion houses in Pakistan will create it. Find casual to luxury fabrics under one roof. Quality is our #1 priority. We are open Tuesday to Sunday, 12:30 to 7:30. Shipping internationally and within Canada is also available. Visit us at 2275 Britannia Road West, Mississauga, Unit 15. Or call us at 647-967-0351. टीम फरहान मॉर्गेज सॉल्यूशंस आपकी खिदमत में पेश 15 साल तजर्बे के हामिल, आपकी जरूरियात और मर्जी के एन मुताबिक कारोबारी, रिहायशी, तामीराती और ज़रई मॉर्गेज सर्विसेज। हमारा कम तरीन मॉर्गेज रेट। टीम फरहान। Here at Team Farhan, we have mortgage solutions designed for you. टीम फरहान को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. मजीद मालूमात के लिए 416-569-9294 या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.teamfarhan.com. एयर विंग्स ट्रेवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रेवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रेवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट वन फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रेवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 और 905-272-2300. एयर विंग्स ट्रेवल एंड टूर्स। वेलकम बैक दोस्तों। अब जरा किताब पर हम बात कर लेते हैं। किताब मजमूई तौर पर 4 हिस्सों में तकसीम हो रही है। पहला हिस्सा जो है वो बेसिक आइडिया के ऊपर है कि प्रिंसिपल के हवाले से बात शुरू की है कि पैराडाइम एंड प्रिंसिपल, इस पर बात कर लें। फिर उसके बाद की जो 3 हिस्से हैं उसमें वो 7 हैबिट्स हैं। अच्छा, वो 7 हैबिट्स क्या हैं उन पर मैं पहले बता देता हूँ आपको, ताकि आपके जहन में रहे कि आप ये ना समझें कि मैं कोई सस्पेंस दे रहा हूँ। 7 हैबिट्स बहुत सिंपल हैं। हैबिट नंबर 1 क्या है? बी प्रोएक्टिव। हैबिट नंबर 2 क्या है? बिगन विद द एंड इन माइंड। हैबिट नंबर 3 क्या है? पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये 3 हैबिट है। ये 3 हैबिट फोकस करती हैं सेल्फ के ऊपर। उसके बाद की जो 3 हैबिट हैं वो चौथी हैबिट है थिंक विन एंड विन। 5th हैबिट है सेल्फ फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। और 6th हैबिट है सिनर्जाइज। 7वीं हैबिट जो है वो है शार्पन द सॉ, कि किस तरह से खुद को आखिर में शार्प करना है। अब हम आ जाते हैं ज़रा पहले पार्ट के ऊपर। पहला पार्ट जो है वो पैराडाइम एंड प्रिंसिपल के हवाले से। पैराडाइम एंड प्रिंसिपल में जब ये जाते हैं तो ये कहते हैं कि साहब ये जो पैराडाइम है, जो पैराडाइम का मतलब समझ सकते हैं। पैराडाइम कहते हैं कोई भी चीज़ जो जिसका एक पैटर्न होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक आइडिया होता है, एक थॉट होता है, इसको हम पैराडाइम कहते हैं। ये जो पैराडाइम है वो बेसिकली हमारी शख्सियत में 2 तरह के होते हैं। एक कहलाता है कैरेक्टर इथिक और एक कहलाता है पर्सनैलिटी इथिक्स। कैरेक्टर इथिक्स जो है वो असल में इनसाइड होता है और पर्सनल इथिक्स जो होता है वो आउटसाइड होता है। कैरेक्टरिस्टिक इथिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैरेक्टर इथिक है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे प्रिंसिपल्स जिनका मैंने तस्करा किया था वो मौजूद होते हैं। उनको वो कहते हैं बिल्ड करें। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं और कहते हैं कि साहब कैरेक्टर इथिक्स जो है वो असल में मजमूई तौर पर हमारे कैरेक्टर क्रिएट करता है, जबकि प्रिंसिपल इथिक जो है वो इन जनरल हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे किस तरह से हम इन्फ्लुएंसिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं अपने सराउंडिंग के अंदर, किस तरह से हम पावर को मूव करते हैं, ये सब के सब जो है
ये सब के सब पर्सनैलिटी इथिक्स में आता है। पर्सनैलिटी इथिक्स को कहते हैं कि नहीं डेवलप करें, आप कैरेक्टर इथिक्स को के ऊपर ज़रा मजमूई तौर पर आप उस पर ज़रा वो ये जो पैराडाइम है, ये जो थ्योरी है, ये जो मॉडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जनरेट करें। ये आगे जाकर और बात करते हैं और कहते हैं कि ये पैराडाइम अगर डेवलप होता है तो ये इसलिए मुख्तलिफ हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल आपको किसी भी सिचुएशन के अंदर आपको अपने प्रिंसिपल्स पर रहने की तलकीन करता है। मतलब कोई भी चेंज है, कोई भी चेंजिंग एक्सपीरियंस है लाइफ का, उसके अंदर आप अपने आप को राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट नहीं करें, इन प्रिंसिपल्स के ऊपर रहें। यानी ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। इन शॉर्ट ये बताना चाह रहे थे कि जो कैरेक्टर इथिक्स है ये असल में ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी से इसका ताल्लुक है, जबकि पर्सनैलिटी इथिक्स जो है वो सब्जेक्टिव रियलिटी है, वो चेंज हो जाती है अपने सराउंडिंग के लिहाज से। जाहिर बात है वही प्रिंसिपल्स हैं जो पहले हम कर चुके हैं कि साहब कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो फेयरनेस है, वो इंटीग्रिटी है, वो ऑनेस्टी है, वो ह्यूमन डिग्निटी है, वो ह्यूमन सर्विसेज है, वो हमारा पोटेंशियल है, वो ग्रोथ है, वो पेशेंस है, वो इंकरेजमेंट है, वो क्वालिटी है, वो एक्सीलेंस है। ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, इनको फिक्स होना चाहिए, इनको रहना चाहिए। ये हमारे फंडामेंटल ट्रूथ हैं, ये हमारे कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं, ये हमारी ह्यूमन कंडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ये इसको एक मखसूस डायरेक्शन में लेके चलते हैं। इस पर किसी भी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये बेसिक बात है। तो ये पहला हिस्सा है। उसके बाद फिर ये हैबिट के ऊपर आते हैं। हैबिट में सबसे पहले बात करते हैं फिर बी प्रोएक्टिव के ऊपर। अच्छा, बी प्रोएक्टिव पर हम चलते हैं। बी प्रोएक्टिव के अंदर कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए कि उससे कबल एक जो बात हमें याद रखनी चाहिए वो ये कि इन जनरल इंसानों के हैबिट्स कैसी होती है। इन जनरल इंसानों के हैबिट्स दो तीन चीज़ें ही होती हैं उसके इर्द गिर्द, अगर हम गौर से देखें तो एक तो नॉलेज है, एक स्किल है और एक डिज़ायर है। यानी स्किल का क्या मतलब है? नॉलेज तो हम जानते हैं क्या चीज़ है। स्किल का मतलब क्या है? स्किल मतलब ये कि कोई भी काम हम कैसे करें, और डिज़ायर मतलब ये कि हम क्या करना चाहते हैं। ये तीन चीज़ें होना ज़रूरी हैं और ये तीन चीज़ें ही हैं जो हमारा तयन करती हैं या बखौल कैसे हमें एनिमल से अलग करती हैं, क्योंकि एनिमल्स के अंदर ऑफ कोर्स चूँकि इमेजिनेशन नहीं है या परसेप्शन नहीं है उस किस्म की, तो उनमें ये चीज़ नहीं डेवलप हो सकती। यूँ ये बताते हैं कि साहब ये बेसिक हैबिट हैं जो हमारे सामने होती हैं और इसको हम चेंज कर सकते हैं, मगर ये डिपेंड करती हैं मैच्योरिटी कंटिन्यूम के ऊपर। कि मैच्योरिटी कंटिन्यूम का मतलब ये कि किस तरह से ये चीज़ें एक मखसूस रुख में मैच्योर होती हैं, किस तरह से ये चीज़ें डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ जाती हैं। तो ये जो पहला जो हमारा पहली जो हैबिट है बी प्रोएक्टिव, ये असल में डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ का इशारा है। इन जनरल उन्होंने बात बताने की कोशिश की कि असल में इंसान जो है वो शुरू जो होता है वो आई से होता है और आई से फिर वो यू पर आता है, या फिर इस तरह से कर लीजिए शुरू होता है यू से, यानी वो डिपेंडेंसी है। उसके बाद वो आता है आई पर, यानी ये मैं हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। उसके बाद फिर हो जाता है वी के ऊपर, यानी मैं इंटरडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। तो ये तीन फेसेस हैं। तो ये कहते हैं कि जो पैराडाइम का शिफ्ट है ये फ्रॉम यू यानी फ्रॉम डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी की तरफ लेकर आता है। बी प्रोएक्टिव। अच्छा, इसी बात को आगे ले जाते हैं ये, और ये कहते हैं कि ये जो हैबिट 1 है जिसको प्रोएक्टिव कहा है इन्होंने, इस हैबिट से यू शुड एंटर विद योर प्रिंसिपल्स एंड ग्रो इन अ सर्टेन डायरेक्शन, जिसको हम कहते हैं मैच्योरिटी कंटिन्यूम, यानी अपने आप को कंटिन्यू करें मैच्योरिटी के साथ। मगर इस हैबिट के डेवलप होने के साथ साथ एक ख़ास ख्याल रखें कि इफेक्टिवनेस किस तरह जनरेट होगी। अब यहाँ पर उन्होंने इफेक्टिवनेस की बात की। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि जब आप प्रोएक्टिव होते हैं, जब आप किसी चीज़ में शामिल होते हैं, जब आप अपने प्रिंसिपल्स के बेसिस के ऊपर किसी काम को करने का तयन करते हैं, यानी प्रोएक्टिव का मतलब ये कि आप समझ लेते हैं कि सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँगा, उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो आप उसकी इफेक्टिवनेस के हवाले से ऑफकोर्स उसका तयन करते हैं। तो उस बैलेंस का ख्याल रखते हैं। इफेक्टिवनेस के अंदर क्या बैलेंस का ख्याल रखना है? वो कहते हैं दो बातें इसमें ज़रूर रखनी है। एक तो ये कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है थ्रू द प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन जो भी है, जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर जो है और जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है उनके दरमियान एक बैलेंस का होना ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस मेंटेन रहेगा तो वो ये कहते हैं कि साहब फिजिकली या फिर जो फाइनेंशियली या फिर इन ह्यूमन जनरल जो आपके कैरेक्टर्स हैं रिलेशनशिप के हवाले से, वो सब के सब ग्रो करेंगे। अगर ये एक बैलेंस नहीं डेवलप होगा, यानी प्रोडक्शन के लिहाज से जो आपकी प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर और प्रोडक्शन ऑफ कैपेबिलिटीज़ के दरमियान का बैलेंस अगर डिसइंटीग्रेट होगा तो ये तीनों चीज़ें डेवलप नहीं होंगी, ये तीनों चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। तो पहली हैबिट प्रोएक्टिव है। यू शुड अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपको मैनेज करना है, किस तरह से आपको चीज़ों को आगे लेके चलना है।
उसके बाद फिर सेकंड हैबिट पर आते हैं। बी प्रोएक्टिव के बाद ये सेकंड हैबिट पर अच्छा, प्रोएक्टिव के हवाले से एक और बात याद रखिएगा, प्रोएक्टिव का जो अपोजिट है वो रिएक्टिव है। यानी अगर आप प्रोएक्टिव नहीं है तो रिएक्टिव, इन दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल चीज़ें नज़र आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोएक्टिव एक आदमी होगा तो वो जो भी इमेजिन करेगा, जो भी ख्याल करेगा कि साहब मुझे इस रुख पे जाना है, उसके अमल के लिए वो आगे बढ़ जाएगा। वो रिएक्ट करेगा, वो इस तरह से नहीं करेगा कि वो निगेटिव रिएक्ट नहीं करेगा, वो आउटर सेल से नहीं जाएगा, वो इथिक्स के थ्रू से अपने आगे बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आप एक प्रोएक्टिव और एक रिएक्टिव को एक सिचुएशन देते हैं कि साहब उसका कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है कि प्रोएक्टिव और रिएक्टिव वाले किस तरह रिएक्ट करेंगे। रिएक्टिव कहेगा कि भाई ये सिचुएशन मुख्तलिफ है, मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, देयर इज़ नथिंग आई कैन डू, इस तरह की जुमला इस्तेमाल करेगा। लेकिन प्रोएक्टिव कहेगा लुक एट द ऑल्टरनेटिव गोल, कि आखिर हम किस तरह से इस मसले को हल कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अपने शक्ल मुख्तलिफ दिखाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, कहते हैं कि जो भी शख्सियत हमारी होती है उसमें दो सर्कल होते हैं, एक कहलाता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और एक कहलाता है सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ कंसर्न का मतलब ये होता है कि प्रोएक्टिव जो होता है वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर जोर देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जिसके अंदर मेरा कंट्रोल है उसको अगर मैं बढ़ाऊंगा तो सर्कल ऑफ कंसर्न जो है, यानी मेरे बहुत सारे कंसर्न्स हैं, वो कम होते चले जाएंगे। लेकिन उसके अपोजिट रुख में जो रिएक्टिव होगी पर्सनैलिटी, वो सर्कल ऑफ कंसर्न्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देगा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे तवज्जो नहीं देगा। नतीजा होगा कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो कम से कम होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, और सर्कल ऑफ कंसर्न जो है फैलता चला जाएगा। तो ये बड़ा क्लियर जो है डिफरेंस है। इसके अलावा भी इन्होंने बताया कि साहब सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का ताल्लुक हैव से है, जबकि बीस से है, बीस से है, जबकि सर्कल ऑफ कंसर्न का ताल्लुक हैव से है। अगर आप किसी रिएक्टिव से कहेंगे तो वो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का बॉस जो है वो ऑफिस में ठीक नहीं है या उसका कोई काम नहीं बन पा रहा है, तो हो सकता है कि जो रिएक्टिव पर्सनैलिटी होगी वो ये कहेगा कि इफ़ आई हैड अ बेटर बॉस, यानी वो हैव और हैड पर रहेगा। लेकिन अगर एक प्रोएक्टिव आदमी होगा तो वो कहेगा आई कैन बी लीडर इन द डिपार्टमेंट, तो वो बी का इस्तेमाल ज़्यादा करेगा। तो ये डिफरेंसेस हैं जो प्रोएक्टिव और एक्टिव के अंदर नजर आते हैं। तो वो कहते हैं बी प्रोएक्टिव, कि प्रोएक्टिव होकर शामिल हो जाओ और आगे बढ़ो। ये पहली हैबिट है। उसके बाद फिर दूसरी हैबिट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, बिगन विद द एंड इन माइंड। इसको देख लेते हैं एक शॉर्ट। Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA, because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. Was your family or business prepared for this financial crisis? Want to learn how I prepare my clients with the essential financial planning pyramid for any financial crisis come their way? Hello, this is Zahid Sayed from Arooj Financial. For your complimentary Zoom or Skype meeting, call my office at 905-624-0008 or visit aroojfinancial.com. Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance.
We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarats to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ज़कात, सदक़ात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फोन करें 1-866-754-3111। At Cityscape, this is how we say I love you. Ljubim te. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। Te iubesc. Je t'aime. मुझे तुमसे प्यार है। Ja tebe lublю. Te amo. Waan. Cityscape. Come join Cityscape and fall in love. तो दूसरी हैबिट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कहते हैं प्रोएक्टिव के बाद जो दूसरी अहम चीज़ है वो है बिगन विद द एंड इन माइंड। ये जुमला बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ज़िंदगी शुरू करने से पहले ही हम ये समझ जाएं कि हम ज़िंदगी से चाहते क्या हैं, हमारे गोल क्या है, यानी हमें पता हो कि हमें करना क्या है, एकम्प्लिशमेंट के प्लान्स क्या हैं हमारे। प्रोएक्टिव का मतलब है कि हम शामिल हुए, अब है असल टारगेट कि किस तरह से हमें उसे ख़त्म करना है, किस तरह से हमें उस काम को मुकम्मल करना है। ये बात इन्होंने इस चैप्टर में डिस्कस की है। वो ये कहते हैं कि साहब असल में इंसानी जहन जो होता है वो दो ही तरह से काम करता है। एक उसकी क्रिएटिव यानी दो तरह से कोई भी काम पैदा होता है, इस तरह कर लीजिए कि एक पहले ख्याल आता है और फिर उसकी तकमील होती है। इन दोनों चीज़ों से ही कोई चीज़ मुकम्मल होती है, लेकिन इन दोनों बातों में फ़र्क है। वो ये कहते हैं कि जब आप फॉर एग्जाम्पल मिसाल से कर लेते हैं, इससे आसान हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर है आपके सामने, तो आपकी जो पहली हैबिट है प्रोएक्टिव कहेगी कि साहब यू आर द प्रोग्रामर, लाइक तुम्हें प्रोग्राम करना है, जबकि क्योंकि तुम प्रोग्रामर हो तो तुम प्रोग्रामिंग करोगे। लेकिन जो हैबिट 2 है वो ये कहेगी, यानी बिगन विद द एंड इन माइंड, ये दूसरी हैबिट पे जोर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उसमें ये होगा कि राइट द प्रोग्राम, तुम प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दो। यहाँ आकर उन्होंने लेफ्ट और राइट ब्रेन की एग्जाम्पल भी दी। उन्होंने बताया कि राइट ब्रेन जो होता है वो प्रोएक्टिव की तरफ है, जबकि लेफ्ट ब्रेन जो है वो सेकंड हैबिट की तरफ है, बिगन विद द एंड इन माइंड, लाइक कंप्लीट करना है। एक चीज़ है जो इमेजिनेशन से शुरू हुई थी, वो चीज़ अब अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचे, वो आपका जो गोल है वो कंप्लीट हो। उस अंजाम को पहुंचाने के लिए उन्होंने कहा कि पर्सनल मिशन स्टेटमेंट एक तैयार करें, जिसके अंदर आप अपनी वैल्यूज़ और अपने प्रिंसिपल्स के दरमियान एक तवाज़ुन रखते हुए पूरे मिशन को क्रिएट करें कि ये मेरी ज़िंदगी का प्लान है कि मैं इस तरह से कंप्लीट करूंगा। तो दोस्तों यूं वो इंडिपेंडेंट होने के दूसरे स्टेप की तरफ, दूसरी आदत का जिक्र करते हैं कि पहली हैबिट प्रोएक्टिव, सेकंड हैबिट बिगन विद द एंड इन माइंड। फिर ये आते हैं तीसरी हैबिट के पास। तीसरी हैबिट बहुत ही सिंपल है देखा जाए तो, लेकिन बात इंपॉर्टेंट है, आप गौर करेंगे इस पर भी। ये पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कहने को ये है कि पहली चीज़ जो चीज़ पहली है उसको पहले रखें। अब ये बात मज़ीद इन्होंने एक्सप्लेन इस तरह की, इन्होंने कहा कि देखें साहब, उमूमी तौर पर हमारे सामने 4 तरह के क्वाड्रेंट्स होते हैं। किस तरह से 4 क्वाड्रेंट होते हैं कि पहला क्वाड्रेंट ये कि कोई भी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट है वो आप करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट है। तीसरी चीज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। और चौथी चीज़ नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आप कौन सी चीज़ करेंगे, अच्छा मैंने अपने आप से पूछा तो मेरे जहन से फ़ौरन मतलब एक जुमला आ गया कि नहीं भाई मैं तो वो करूंगा जो इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट है। आपस की बात है, इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट इज़ नॉट अ राइट बिहेवियर। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट कहते हैं ठीक नहीं है, बल्कि क्वाड्रेंट 2 इज़ मोर इंपॉर्टेंट, कि कौन सी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है और नॉन अर्जेंट है, इसको ये कहते हैं फोकस करें अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो। क्योंकि इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में जो लोग होते हैं वो असल में उमूमी तौर पर पैनिक का ही शिकार रहते हैं कि साहब एट द लास्ट मोमेंट जो इंपॉर्टेंट है जो अर्जेंट है उसको करना है, जबकि नॉट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट और नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट यानी हैबिट 3 और हैबिट 4
उमूमी तौर पे वो लोग करते हैं जो इररिस्पॉन्सिबल होते हैं और डिलेड होते हैं और स्लो काम करते हैं और जो उनको पता ही नहीं होता कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। लेकिन जो सेकंड है इससे मोर इम्पॉर्टेंट, यहाँ आकर उन्होंने फिर किताब में आगे जिक्र किया कि ये जो टूल है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर दूसरा है। ये टूल ऐसा नहीं है कि आप आउटर क्वाड्रेंट से अपना को डेवलप, आउटर सर्कल से या पर्सनैलिटी के जो पैराडाइम उससे डेवलप कर रहे हैं, बल्कि आपके एथिक्स से डेवलप कर रहे हैं। तो उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी यहाँ पर दी, 4th जनरेशन टूल। उन्होंने कहा 4th जनरेशन टूल है जो हमको डेवलप करना पड़ता है सेल्फ मैनेजमेंट के लिए, ताकि इन तीनों हैबिट्स को हम इस तरह से डेवलप करें कि हम फ्रॉम डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट में आ जाए, यानी फ्रॉम यू से आई में आ जाए। और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये एक 4th जनरेशन टूल है। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल सेंटर्ड होना चाहिए, कॉन्शियस या ज़मीर आपका उसमें शामिल होना चाहिए, कॉन्शियस डायरेक्टेड होना चाहिए, और एक पर्टिकुलर मिशन होना चाहिए, और एक बैलेंस होना चाहिए विच इज़ वेरी नेसेसरी बिटवीन द प्रिंसिपल्स एंड द वैल्यू। यूँ ये इन्होंने यहाँ तक बात की। अच्छा, वैल्यू को याद रखिएगा, वैल्यू और प्रिंसिपल में फ़र्क होता है। इन्होंने बताया कि प्रिंसिपल फिक्स होते हैं, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, वैल्यूज सब्जेक्टिव होती है। वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, उमूमी तौर पे 9 वैल्यूज 8 वैल्यूज ही होती है हमारी ज़िंदगी में। हमारा स्पाउस, हमारी फैमिली, हमारी वेल्थ, हमारा वर्क, हमारे रिलेशंस, हमारी जो पोजीशन है, जो कुछ भी हम जिंदगी में हासिल करते हैं, दिस इज़ व्हाट वी कॉल वैल्यूज़। वो कहते हैं वैल्यूज़ में और प्रिंसिपल्स में एक बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ वैल्यूज़ के लिहाज से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो वो शॉर्ट साइटेड होगा और उसका कोई बड़ा असर साबित नहीं होगा। हाँ, अगर आप प्रिंसिपल को बेस रखेंगे और उसके बाद वैल्यूज़ का ख्याल रखेंगे तो दैट मेक मोर सेंस। तो ये 3 बातें हैं जो इन्होंने इंडिपेंडेंसी के हवाले से की। उसके बाद की जो 3 हैबिट हैं वो हैं इंटरडिपेंडेंसी के हवाले से। यानी अब बात शुरू हो जाती है वी के ऊपर, WEV, कि हम किस तरह से आई से वी में जाएं। दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेज। यहाँ पर ये आते हैं इस पैराडाइम के ऊपर, जिसको हम कहते हैं जो चौथी हैबिट है वो है थिंक विन विन। ये कहते हैं इन जनरल हमारे पास 4-5 तरह की सिचुएशन लाइफ में आती है, या तो विन लूज, या फिर लूज विन, या फिर लूज लूज, या फिर ओनली विन, या फिर विन विन, या फिर विन विन और नो डील। ये कहते हैं अगर आप इस पर गौर करें तो ये 4-6 चीज़ें जिनको आप ध्यान में रखें। फॉर एग्जाम्पल विन लूज, इट्स वेरी, ये कहते हैं बड़ी ऑथोरिटेरियन, बहुत ही ऑथोरिटेरियन अप्रोच है। यानी मैं जीत गया तुम भाड़ में जाओ, हार गए तो हार गए। या फिर लूज विन, यानी मैं हार गया तुम जीत गए। दिस इज़ लाइक कि मैं आपके खातिर हार जाता हूँ, मैं आपके खातिर, एक रिसेंटमेंट डेवलप हो जाएगी जिसको आप जिता रहे हैं। तो लूज विन इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी सिचुएशन फॉर इमोशनली और फॉर फिजिकली रीज़न के लिहाज से। बिल्कुल ऐसे ही लूज लूज, दिस इज़ टोटली लॉस। लाइक जैसे कि वॉर की सिचुएशन में होता है, जैसे कोई भी ऐसी सिचुएशन, मैं भी हार गया तुम भी हार गया, तबाह हो गए दोनों, बात खत्म हो गई। दिस इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन, ऑफ कोर्स नॉट। उसके बाद विन, मैं जीत गया, बाकी दुनिया को क्या पता मुझे, आई डोंट केयर, ये भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। विच विन विन, वो कहते हैं विन विन इज़ गुड, मगर उससे भी ज़्यादा बेहतर सिचुएशन क्या है, विन विन और नो डील। यानी किसी भी सिचुएशन में जाने से पहले ही तय कर ले कि देखो इसके कंसीक्वेंसेस कुछ भी आ सकते हैं, मगर अगर कंसीक्वेंसेस हैजर्डस आए या नाकाम आए तो हमें दिल में कुछ रखना नहीं है, हम विन विन सिचुएशन पर रहेंगे। तो अगर एक ऐसी सिचुएशन हो तो वो एक क्रेडिबिलिटी डेवलप करेगी, वो आपकी प्रीवियस क्रेडिबिलिटी, आपके प्रिंसिपल्स को देखते हुए आपको एक मखसूस डायरेक्शन देगी और यूँ आपकी एक सिचुएशन बेहतर होगी, आपका आउटकम अच्छा आएगा। उसके बाद की जो हैबिट है वो है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसके अंदर उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आपकी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए। लेकिन कम्युनिकेशन के भी 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस जुमले का, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि पहले यू शुड बी लिसनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि आप एक अच्छे एम्पैथिक लिसनर हो, आप सुने। इसके लिए आपको कंसिडरेशन चाहिए होता है, इसके लिए आपको एक पैशन, एक सब्र चाहिए होता है। आपको जानना है दूसरे की तमाम वल्नरेबिलिटीज़ के साथ, उसको आप एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद फिर आप अपनी बात करें, यानी अब उसके बाद फिर आप एक्सप्रेशन दें। उसके बाद उन्होंने इथोस, पैथोस और लॉसोग वाली एक एग्जांपल दी, वो टिपिकल जो एक हम कम्युनिकेशन स्किल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इथोस का मतलब है कि क्रेडिबिलिटी आपकी डेवलप हो, कि आप कहें मैं प्रिंसिपल बेस्ड आदमी हूँ, मैं प्रोएक्टिव हूँ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, बिगन फ्रॉम द एंड, मैं जानता हूँ कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है, उसके बाद मैं उसके बाद मैं विन विन सिचुएशन में रहना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर मैं लिसनर पहले हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी बात कहूँगा। तो वो वल्नरेबिलिटीज़ को जानने के बाद आप
सुने सामने वाले को और उसके बाद अपनी बात बयान करें। यानी इथोस, पैथोस, लॉसोग, यानी इथोस का मतलब क्या है, क्रेडिबिलिटी आपकी जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। पैथोस का मतलब है कि आपका इमोशनल आउटबर्स्ट क्या है, उसका एक सेंस डेवलप होगा। और लोगस का मतलब आपकी लॉजिक जो उसकी आपकी गुफ्तगू में सामने आएगी। उसके बाद की जो हैबिट है वो है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है दोस्तों। इसमें आपको पता ही होगा, सिनर्गोस जो है वो ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि आप कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ काम करें। सिनर्जाइज का मतलब ये है कि एक और एक दो नहीं होते हैं। जब ये ग्रुप मिलते हैं आपस में तो एक और एक 11 हो जाते हैं। यानी ज़रूरी है इसके लिए खुसूसन कि आप एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट हों, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो। और खुसूसन इसमें भी काम करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि ये जो कांटेक्ट है ये सिर्फ अच्छा रिस्पेक्ट ही नहीं हो, क्योंकि रिस्पेक्ट के अंदर भी एक मिडिल लेवल की सक्सेस मिलेगी आपको, बल्कि एक ओपन और एक बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन के बाद कि भाई ये हमारा और आपका मिलकर हम एक काम शुरू करेंगे और इसके नतायज में ये थर्ड ऑल्टरनेटिव मिलेगा हमें, यानी ये हमें मैक्सिमम आउटकम मिलेगा। इसमें किसी भी किस्म की कोई डिसऑनेस्टी नहीं है, इसमें किसी भी किस्म का कोई मतलब ट्रस्ट को लैक करने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। ये बिल्कुल ओपन और क्लियर और ऑनेस्ट रिलेशनशिप है। तो ये कहते हैं सिनर्जाइज होना जी। 6th हैबिट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7वीं बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ, SAW आप समझते हैं, आरी को कहते हैं। यानी आप अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बैलेंस में रखें। दिस इज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो 6 हैबिट्स जो आपकी हैं उसको आप जब भी अडॉप्ट कर सकते हैं और जब भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जब आप फिजिकली मतलब एक्सरसाइज करते हो, जब अच्छी डाइट लेते हो, अच्छी स्लीप लेते हो, मेंटली मतलब आप अच्छा पढ़ते हो, लिटरेचर है, फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, सोशल सब्जेक्ट्स हैं वो आप पढ़ लें, मेंटली ग्रो कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात इमोशनली, यानी आपके रिलेशनशिप, आपकी फैमिली में, आपके सराउंडिंग्स में, आपके दोस्तों में बैलेंस हो, पॉजिटिव हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्पिरिचुअल, अगर आप मजहबी हैं तो मजहब से, और अगर आप गैर मजहबी हैं तो जो भी है, आर्ट है, म्यूजिक है, लिटरेचर है, जो चीज़ आपको ज़हनी तौर पर सुकून दे रही है वो आप अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके सौ को, आपकी आरी को, आपकी मौजूदगी को, आपकी क्रेडिबिलिटी को और आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों ये 7 हैबिट हैं जिनका उन्होंने तस्करा किया। मुझे उम्मीद है कि मैं किसी हद तक अपनी बात पहुंचाने पर शायद मुमकिन है कामयाब हो गया हूं। और सच्ची बात है कि इसको मैं जब पढ़ रहा था तो खुद को भी एनालाइज कर रहा था और सोच रहा था कि अपने दोस्तों से कहूँगा कि इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मैं तो ओपनली कहूँगा अपने दोस्तों में, बल्कि अपने बच्चों में, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि हम किस तरह से डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस की तरफ ट्रैवल करते हैं, किस तरह से हम यू से यानी डिपेंडेंस से आई यानी मुझ में और फिर वी में जाते हैं, किस तरह से हमें ये जानना चाहिए कि हम प्रोएक्टिव हों, यानी हम किसी भी चीज़ में शामिल हों, हमें पता हो हम किस तरह से हम सिचुएशन को डील करेंगे, किस तरह से हमें पता हो कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, यानी मरने से पहले मुझे पता हो कि मैं किस लिए आया था, वो काम मैंने कर लिया है। तीसरी बात कि मुझे पता हो कि कौन सी चीज़ मुझे पहले करनी है, कौन सी चीज़ मुझे बाद में करनी है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ अर्जेंट और नॉन अर्जेंट है। और जब मेरी ये जब इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं सेकंड हिस्से पर यानी इंटरडिपेंडेंस पे जाता हूँ, यानी मैं वी पर जाता हूँ। तो मुझे ये 3 हैबिट रखनी है जहन में कि मैं विन विन सिचुएशन में लोगों के पास जाऊँ, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने प्रिंसिपल्स के साथ कि ये मेरे मेजर प्रिंसिपल्स हैं, मैं कैरेक्टर बेस्ड आदमी हूँ। और उसके बाद मैं इस बात के नेक्स्ट हैबिट जो मेरे अंदर डेवलप हो वो ये कि मुझे पता हो कि मैं अच्छा लिसनर हूँ, और उसके बाद मैं अपनी बात कहने के लायक हूँ जिसके पीछे मेरे अपने प्रिंसिपल्स हों और मेरी एक बैलेंस पर्सनैलिटी हो। और उसके बाद ये कि मैं कोऑपरेशन में काम करूँ और ओपनली काम करूँ, यानी सिनर्जाइज करूँ और उसके आउटकम को मैक्सिमम कर दूँ। और इन सब बातों को बैलेंस रखने के लिए ज़रूरी है कि मैं अपने अंदर एक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अपने आप को बैलेंस करूं और अपने आप को हेल्दी बनाऊं। तो दोस्तों ये किताब इन जनरल मैंने मतलब समरी के अंदाज़ आपको बता दी, मगर ये किताब बहुत कुछ सिखाती है। जब आप इसको पढ़ते हैं और उसके लिहाज से उन हैबिट्स के बारे में सोचते हैं और खुद अपना भी एनालिसिस करते हैं तो आपके समझ में आता है कि आप खुद कहाँ लैग कर रहे हैं। नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कई चीज़ें अपनी देखी कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ और किन किन चीज़ों को मुझे बढ़ाना चाहिए और किन चीज़ों से मैं अपने आप को मैक्सिमम आउटकम अपना जनरेट कर सकता हूँ। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव, बड़ी जिसे कहते हैं कि हेल्दी आईडी की किताब है। इसको पढ़िएगा और मुझे उम्मीद है कि इससे आपने भी अपने बारे में सोचा होगा कि आप खुद कहाँ लैग करते हैं। द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, मार्वलस किताब। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा इस किताब में। मुझे तो खूब मज़ा आया था। ये किताब ज़रा मुख्तलिफ थी पिछली किताब से। वो जो डिसकंटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन थी वो बड़ी पेचीदा किताब थी और वो बता रही थी कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर उस रुख में कैसे चलेगा। ये किताब है एक जर्नल कि हम किस तरह से अपने आप को बेहतर से बेहतर बिल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ इजाज़त दीजिए दोस्तों, फिर हाजिर हो जाऊँगा अगले प्रोग्राम में एक नई किताब के साथ। फिर हम
Here's to the people, pioneers searching for better, ambitious fortune seekers in strange new places. They're the inspiration behind Zoom, the fast and secure money transfer app from PayPal. Müşterilerimize iyi ve kaliteli hizmet vermeye özen gösteriyoruz. ونوفر كل التسهيلات القروض المالية لكل أنواع القروض. Here at Team Farhan, we have mortgage solutions designed for you. टीम फरहान को एक दफ़ा खिदमत का ज़रूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. मज़ीद मालूमात के लिए 416